हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स जो है एनसीईआरटी के करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन, इसके पहले के कुछ क्वेश्चंस मैंने दो वीडियो और जो बनाए उनमें हैं, तो ये अब तीसरा वीडियो है इसी के ऊपर, न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। व्हाट रोल डज दी, 10th क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज दी मॉलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन ए सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल और वाटर को मिलाओगे तो उसके मॉलिकुलर इंटरेक्शन मतलब उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे क्या असर आएगा। एक्चुअली जो वाटर है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एल्कोहल है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और एल्कोहल में वाटर के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। बट जब ये मिक्स करेंगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से वीक हो जाएगी। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से वीक हो जाएगी, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले से घट जाएंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जब वाटर और अल्कोहल को मिक्स करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, क्योंकि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अल्कोहल में थोड़ी वीक है, तो मिक्स करेंगे तो ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में क्या होगा कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी घट क्यों जाती है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन से हम समझते हैं। ये बेस्ड है किसके ऊपर, ली चैटिलियस प्रिंसिपल पे। इसको यहाँ पे समझा देता हूँ मैं कि मान लीजिए लिक्विड है प्लस गैस है, जब डिज़ोल्व होगी तो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और इसमें हीट निकलती है नेगेटिव, ये एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड टू फॉर्म सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जब भी किसी गैस को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करोगे सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें हीट निकलती, एक्सोथर्मिक है। तो ली चैटिलियस प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ली चैटिलियस प्रिंसिपल ये कह रहा है कि व्हेन एनी सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम and it is subjected to any change in temperature, concentration, pressure, etc., then the equilibrium will shift in such a direction so as to neutralize the change. तो अब क्या है, जब गैस डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हीट निकल रही है, अब इधर हीट निकल रही है, इधर कूल है। बट अब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को जब बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, ठंडे की ओर, बैकवर्ड चला जाएगा। तो जब बैकवर्ड जाएगा तो गैस और निकलेगी बाहर, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जब ठंडा करोगे, अगर ठंडा करोगे तो फॉरवर्ड में जाएगा, गर्म करोगे तो बैकवर्ड में जाएगा। इसलिए जब भी किसी गैस को अगर हम लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होगी अकॉर्डिंग टू दी ली चैटिलियस प्रिंसिपल, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और इसी के ऊपर बेस्ड ये कोई बात होती है कि एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर्स रादर देन इन समर्स। विंटर्स में ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगा तो फिशेस को सांस लेने में आसानी रहती है, और गर्म जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल डिक्रीज इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज, solubility of oxygen in water will decrease, therefore less of oxygen will be present in water, therefore the aquatic animals will should not be comfortable in breathing. ठीक है, और इसी पे ये बात भी क्वेश्चन होता है कि फिशेस ऑफ कोल्ड कंट्रीज आर हेल्दियर देन द फिशेस ऑफ वार्म कंट्रीज। जो ठंडे इलाके की मछलियाँ हैं उनके वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व है तो वो हेल्दी हैं, और जबकि जो गर्म इलाके वाली मछलियाँ हैं उनके वाटर में कम ऑक्सीजन डिज़ोल्व है तो उनको सांस लेने में उतनी आसानी नहीं है, तो उतनी मोटी नहीं है, वो मोटी होती हैं। ठीक है, इसको हटाता हूँ, फिर और क्वेश्चंस लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें कह रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 है,
सजेस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। इनके बीच में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्ले कर रहे हैं? एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन दोनों ही जो हैं नॉन पोलर हैं, ठीक है, दोनों ही एल्केन्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? लंडन फोर्सेस कह लो या वैन डर वाल फोर्सेस कह लो, ठीक है। इनके बीच में होगा लंडन फोर्सेस, क्योंकि दोनों ही पोलर नहीं है तो इसलिए लंडन फोर्सेस होगा। I2 भी नॉन पोलर है, CCl4 भी नॉन पोलर है, क्योंकि CCl4 में डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, कैंसिल हो जाएगा, चारों तरफ बराबर क्लोरीन है तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और I2 तो दोनों ही एक ही जैसे हैं, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट, इसमें भी कोई पोलैरिटी नहीं है, इसमें भी पोलैरिटी नहीं है। तो जब कोई पोलैरिटी नहीं है तो इसके केस में भी लंडन फोर्सेस या वैन डर वाल फोर्सेस कह सकते हो, ठीक है। अब ये NaClO4 जो है ना, ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयंस में टूट जाएगा। पानी में डालोगे NaClO4 टूट जाएगा Na+ में और Cl4- में। सोडियम क्लोरेट है तो Na+ और Cl4- में टूट जाएगा। और वाटर पोलर है, ये पोलर है और ये आयनिक है। तो होगा क्या कि पानी के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव वाले को अलग घेर लेंगे, पोलर है ना, तो इसको वाटर का नेगेटिव वाला पार्ट घेर लेगा इस तरह से। तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा और नेगेटिव वाले को H+ घेर लेगा, H की ओर से आ जाएगा, पॉजिटिव की ओर से घेर लेगा, ठीक है। इसको ऐसे डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव घेर लेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव घेर लेगा, तो इसको कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, ये आयन में बन जाएगा और ये डाइपोल है, तो इसको हम कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसके केस में आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गए, क्योंकि ये आयंस में टूट जाएगा और ये डाइपोल है। ये मिथानॉल एंड एसीटोन, मिथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और एसीटोन में डाइपोल इंटरेक्शन होगा, पोलर है थोड़ा सा एसीटोन, ठीक है। तो अब ये भी थोड़ा पोलर है, ये भी थोड़ा पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पोलर हो गया, तो इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इसमें भी डाइपोल, ठीक है। अब ये आ जाता है एसीटोन नाइट्राइल एंड एसीटोन। एसीटोन नाइट्राइल में भी ये पोलर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस तरह से इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। और एसीटोन जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो इन दोनों के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन। तो हमें क्या देखना है कि मॉलिक्यूल कैसा है, तभी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस निकाल पाएंगे। ये दोनों ही जो है एल्केन्स हैं, दोनों में कोई पोलैरिटी नहीं है, तो डाइपोल इंटरेक्शन जीरो है, जीरो तो नहीं है पर ना के बराबर है, तो इनको हम कहते हैं, इनके बीच में लंडन फोर्सेस हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो लंडन फोर्सेस कहलाएंगे या वैन डर वाल फोर्सेस। ये आयनिक है, ये पोलर है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके अंदर पोलैरिटी है डाइपोल, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह से मॉलिक्यूल को थोड़ा पोलर बना रहा है, तो डाइपोल इंटरेक्शन इनके बीच में हो जाएगा। एसीटोन नाइट्राइल जो है ये भी पोलर है, एसीटोन है ये भी पोलर है, तो इनके बीच में भी डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस अरेंज द फॉलोइंग in order of increasing solubility in N-octane and explain, ठीक है। इनकी solubility N-octane में देखनी है। N-octane कैसा है, ये नॉन पोलर है, इट इज़ नॉन पोलर। अब जब N-octane नॉन पोलर है तो लाइक विल डिज़ोल्व लाइक, सिमिलीबंटस जो जैसा है वो वैसे को डिज़ोल्व करेगा, तो ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर को ज़्यादा डिज़ोल्व करेगा। साइक्लोहेक्सेन कैसा है, नॉन पोलर है, ठीक है, तो ये आसानी से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। अब KCl कैसा है, आयनिक है, ये तो बिल्कुल डिज़ोल्व ही नहीं होगा, ठीक है, नॉन पोलर में आयनिक तो डिज़ोल्व ही नहीं होगा। अब ये दोनों पोलर हैं,
ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, बट ये मोर पोलर है, CH3OH इज़ मोर पोलर, ठीक है, CH3CN इज़ लेस पोलर। एक्चुअल में क्या है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कम है कार्बन एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा है, इसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, बट थोड़ी कंपैरिजन में ऑक्सीजन से कम है। यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इसकी पोलैरिटी कम है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन होगा, साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। अब इन दोनों में जो कम पोलर होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है, तो लेस पोलर वाला ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो ये CH3CN ज़्यादा सॉल्युबल होगा। फिर उसके बाद ये सॉल्युबल होगा, ठीक है, मिथानॉल CH3OH, ठीक है। और सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा? KCl, क्योंकि ये आयनिक है, इट इज़ आयनिक, तो KCl सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा जो पोलर है, पोलर विल डिजॉल्व इजीली इन पोलर, सॉरी दिस इज़ नॉन पोलर, दिस इज़ नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा। ये हल्का पोलर है, ये थोड़ा ज़्यादा पोलर है, ये आयनिक है, तो कम पोलर है तो ज़्यादा डिजॉल्व होगा नॉन पोलर में, जो और ज़्यादा पोलर है और कम होगा, और जो तो आयनिक है वो तो बिल्कुल डिजॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया, इसको हटा देता हूँ। और अब ये दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इसको पहले हटा दो तो ऊपर समझाने में मेरे को आसानी रहेगी। अभी इसको चलने देते हैं, इसको हटाते हैं पहले क्वेश्चन को। अब NCERT का ही 25वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 24 था, अब 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, पार्शली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कौन पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है, या बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है। अब फिनॉल जो है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी होगी बट कम होगी, ठीक है, तो ये पार्शली सॉल्युबल है। फिनॉल जो होगा पार्शली सॉल्युबल, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्शली सॉल्युबल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पर ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी करेगा, तो इसलिए इसकी कम होगा, पार्शली सॉल्युबल। टॉल्यूइन जो है बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा। टॉल्यूइन जो होता है, ये है बेंजीन के पास CH3, तो ये तो नॉन पोलर है, तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। टॉल्यूइन इनसॉल्युबल, ठीक है। अब आ जाता है फॉर्मिक एसिड। मिथानोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड कहते हैं, HCOH को। तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो जगह से होगी, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए ऐसे, तो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर भी होगी, ठीक है। तो हाईली सॉल्युबल, इट इज़ हाईली सॉल्युबल। फॉर्मिक एसिड याला फॉर्मिक एसिड इज़ हाईली सॉल्युबल, ठीक है। अब जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है वो ये होता है इथेन 1,2 डाइऑल, दो तरफ OH लगा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल विल ऑल्सो बी हाईली सॉल्युबल, दो जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ओके। अब आ गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है कि इसको हटा रहा हूँ मैं, फिनॉल वाले को। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म वाटर में बहुत ना के बराबर, बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी लेस सॉल्युबल, ठीक है। इसको हम इनसॉल्युबल में ही डाल सकते हैं, इनसॉल्युबल। क्लोरोफॉर्म विल बी इनसॉल्युबल। और पेंटानॉल सॉल्युबल होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर 6 वाला है, ठीक है, ये 5 था। इसके अंदर क्या है, 5 कार्बन है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। फिर से हम कम डिस्कस कर लेते हैं। फिनॉल पार्शली सॉल्युबल, क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है। टॉल्यूइन टोटली इनसॉल्युबल, क्योंकि ये नॉन पोलर है, इनसॉल्युबल।
फॉर्मिक एसिड हाईली सॉल्युबल क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होगी। इथाइलिन ग्लाइकॉल भी हाईली सॉल्युबल, दो OH ग्रुप हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव हो जाएगी इसमें भी। क्लोरोफॉर्म में कोई पोलैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, तो इट इज़ इनसॉल्युबल। पेंटानॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बट क्योंकि कार्बन चेन बड़ी है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जब भी बड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो इट विल बी पार्शियली सॉल्युबल। ओके, ये पार्शियली सॉल्युबल है। ओके, इसको हटाते हैं, फिर और क्वेश्चंस लेते हैं। ये 26 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कह रहा है इफ़ द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज़ 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस पर केजी ऑफ वाटर, ये ध्यान दीजिए, पर केजी ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयंस इन द लेक। अब मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकला होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर मास ऑफ सॉल्यूट को WB ले लें और इसको MB से डिनोट कर दें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में ले लें, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर अगर ले लें तो 1000 से डिवाइड करेंगे, मिलीलीटर नहीं ग्राम में, तो 1000 से ले लें तो केजी में हो जाएगा। मास अगर ग्राम में लेगा तो हम इसको अगर WA कह दें तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही कर दें चाहे वहाँ पे भी कर सकते हैं, m इज़ इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ठीक है, WB हमारा कितना है 92 ग्राम है और मोलर मास सोडियम आयंस का कितना होता है 23 होता है, इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट कितना है 1 kg है, तो 1 kg को ग्राम में लेना है तो 1000 ले लिया, तो ये तो कट गया, तो ये 92 अपॉन 23 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। मोल्स पर केजी लिख लो या मोलर लिख लो, मोल्स पर केजी या मोलर। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम 4 टाइम्स चलाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 2 कैरी 1 4 9, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इट विल बी 4 स्मॉल m या मोल्स पर केजी या मोलर, इस तरह से। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर तो डेंसिटी ऑफ लेक वाटर दी है तो उसका यूज़ ही नहीं है, ये तो आपको एक्स्ट्रा दे रखा है बहकाने के लिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको मोलैलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन्होंने दे रखा है पर केजी ऑफ वाटर, उन्होंने ये नहीं कहा पर केजी ऑफ लेक सॉल्यूशन। वाटर कह रहा है तो पर केजी ऑफ वाटर कह रहा है, तो वाटर का मास तो हम डायरेक्ट एज ए सॉल्वेंट ले लेंगे। और सोडियम आयंस दिए हुए हैं 92 ग्राम, तो उसका मोल्स निकाल लेंगे, तो 92 अपॉन 23 करके हम उसके मोल्स निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट तो दिया ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी निकल आया, तो ये मोलर 4 मोलर हो जाएगा। इज़ इट ओके? हटाते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। अब हम लोग 26 क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। इफ़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज़ दिस मच, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एक्वस सॉल्यूशन। हमें मैक्सिमम मोलैरिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ KSP। कंसंट्रेशन लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फाइड है CuS है, तो ये टूटेगा किस में? कॉपर आयंस में और सल्फाइड आयंस में। ठीक है, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी X ले लें तो ये भी X होगा, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी X है तो ये भी X बनेगा, ये भी X आयंस बनेंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर आयंस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फाइड आयंस इज इक्वल टू X इंटू X, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻⁶।
तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर -6 होल की पावर हाफ। ठीक है, 6 का अंडर रूट ले लिया तो 6 का अंडर रूट क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 2.45 के आसपास, और इसका अंडर रूट हो जाएगा 10 पावर -3। तो दिस विल बी दी 2.45 इंटू 10 टू पावर -3 मोलर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि जो भी आयंस बनते हैं तो उनको प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उनके आयंस की ये मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी निकाल ली हमने, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयंस फॉर्म। ये आयंस है, इसकी अगर सॉल्युबिलिटी x है तो इसकी भी x होगी, क्योंकि एक ये बनेगा तो वो भी एक बन रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x निकाल लिया। तो दिस विल बी दी मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, हटा दें ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसको हटा देते हैं। ये 28 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, इन एसिटोनाइट्राइल CH3CN व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ CH3CN। ठीक है, तो अब इसमें हम मास परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला निकाल लें। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट या एनी कंपोनेंट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट WB, सॉल्वेंट का मास WA, WB इंटू 100। ठीक है, सोल्यूट कितना है, 6.5 ग्राम है, सॉल्वेंट हमें कितना दे रखा है, 450 ग्राम दे रखा है, और सॉल्वेंट का मास 6.5 है, इंटू 100 ले लेंगे तो 6.5 अपॉन 456.5 इंटू 100, ये हो जाएगा 650 अपॉन 4.56.5। दिस विल बी, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 1.424 आ जाता है, 424%। ठीक है, दिस विल बी दी मास परसेंटेज। हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, सॉल्यूशन का मास आ गया, इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.424। ठीक है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, इसको हटा देते हैं। ये एनसीईआरटी का 29th क्वेश्चन है। नेलोरफिन फॉर्मूला दिया हुआ है, सिमिलर टू मॉर्फिन इज़ यूज टू कॉम्बैट विड्रॉवल सिम्टम्स इन नारकोटिक यूजर्स। विड्रॉयल से कॉम्बैट माने उससे लड़ना या उसको कम करना, विड्रॉयल मतलब जब कोई नारकोटिक ड्रग्स लेता है उसको कम करते हैं ना तो बॉडी और मांगती है, तो उसके सिम्टम्स आते हैं बॉडी के ऊपर, तो उनको विड्रॉ करने पे, जब दवा को विड्रॉ कर रहे हैं वो उस नारकोटिक ड्रग को, दवा मतलब है जो उसके लिए जिसकी आदत पड़ी हुई है, एडिक्ट हो गया है, उसको जब हटाएंगे तो बॉडी कुछ सिम्टम्स दिखाता है, तो उनको कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो उससे भिड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो दवा दी जाती है वो नेलोरफिन है। ठीक है, नेलोरफिन सिमिलर टू मॉर्फिन इज़ यूज टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नारकोटिक यूजर्स। डोज ऑफ नेलोरफिन जनरली गिवन इज़ 1.5 मिलीग्राम। जो दी जाती है डोज वो 1.5 मिलीग्राम दी जाती है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ठीक है, 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 मोलल एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। अगर कोई 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 मोलल एक्वस सॉल्यूशन दिया है तो कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी इस इतनी डोज देने के लिए। तो अब हमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दिस मच, इतने मोलल एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। तो हम कहेंगे मोलैलिटी स्मॉल m is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg। ठीक है, मोलैलिटी हमें दी हुई है, ये रही मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के निकालेंगे कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन NB ले लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg निकालना है, या ग्राम में भी ले सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg हम यहाँ पे रख लेते हैं।
WB हमें दिया हुआ है 1.5 मिलीग्राम दिया है, तो ग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे अपॉन मोलर मास इसका निकाल लेंगे सबका। कार्बन 19, हाइड्रोजन 21 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, सबके मासेस रख के इसका मास हमने कैलकुलेट किया है, तो ये 311 आता है। ठीक है, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको निकालना है तो इधर ले लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 311 अपॉन ये मोलैलिटी नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बी 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 311। ठीक है, और ये मोलैलिटी की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है मोलैलिटी की, ये दी हुई है मोलैलिटी 1.5 इंटू 10⁻³। इज इट ओके? तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 311 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/311, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 0.0033 आता है, 32 kg आ गया। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको 3.2 ग्राम अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये kg में 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3.2 ग्राम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। कितना हमें चाहिए होगा सॉल्वेंट, 3.2 ग्राम, मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट होना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख सकते थे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ फॉर्मूला में, यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ी सी जगह बना के। इसको यूँ भी हम कर सकते थे कि मोलैलिटी के फॉर्मूले में रख देते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। हमें WA सॉल्वेंट चाहिए तो WB इंटू 1000 हो गया, और MB इधर है और यहाँ पे M आ गया। ठीक है, WB हमारा 1.5 मिलीग्राम है, तो ग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया और ये 1000 आ गया, और ये मोलर मास हमने 311 निकाला है इसका नलोरफिन का, और मोलैलिटी हमें दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर, ये मोलैलिटी दी हुई है, तो ये कट गया, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 3.2 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड है। ठीक है, वहाँ कॉन्सेप्ट समझ के कर रहे हैं और यहाँ फॉर्मूले में रख के कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। 30th क्वेश्चन है NCERT का, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 मिलीलीटर ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन इन मिथानॉल। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे मोलैरिटी का, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, अमाउंट निकालना है, ये निकालना है WB, तो हम कह सकते हैं WB इज इक्वल टू ये मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000 हो जाएगा। ठीक है जी, ये WB निकालना है, ये इधर आ दिया, वो नीचे आ जाएगा 1000। मोलैरिटी हमें दी हुई है 0.15, मोलर मास निकाल लेते हैं इसका, तो ये निकल के आएगा, जब सबके वैल्यूज़ रखोगे तो 122 निकल के आएगा बेंजोइक एसिड का 122। वॉल्यूम 250 ml दिया हुआ है अपॉन 1000। ठीक है जी, तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा इसमें, ये 2 टाइम्स चला जाएगा इसमें, 61 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे इंटू 61 अपॉन 2। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अगर करते हैं तो इसका वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, 61, 15, 8, 4, 1, 5,
दिस विल बी अमाउंट ऑफ सोल्यूट विल बी 4.57 5 ही मान लो ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। एक चीज़ बतानी है, इसके पहले जो क्वेश्चन 29 किया था उसमें हमें सॉल्यूशन का मास निकाल, अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं, सॉल्वेंट नहीं था, सॉल्यूशन था। तो सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो सॉल्वेंट हमारा जो निकल के आया था 3.2 ग्राम निकल के आया था और सोल्यूट हमारा था 1.5 मिलीग्राम। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो 3.2 ग्राम प्लस 0.0015, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे तो 3.2015 है, इट इज़ इक्वलेंट टू 3.2 ग्राम सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन। वो कितना सॉल्यूशन चाहिए नलोरफिन का, तो 3.2। हमने उसमें खाली सॉल्वेंट का ही मास निकाल के लिख दिया था, पर सॉल्यूशन का मास दिखा सकते हैं कि उसके अंदर सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मिला देंगे। सोल्यूट का मास बहुत कम है तो उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो जो सॉल्वेंट का निकलेगा वही सॉल्यूशन का मास होगा 3.2 ग्राम ऑफ नलोरफिन। ये 20 इसके पहले वाला क्वेश्चन था 29। तो ये 30th क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे और मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, वो निकाल लिया हमने फॉर्मूले में रख के, ठीक है। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये NCERT का 31st क्वेश्चन है, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन इसमें रखते हैं इस वीडियो में। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एस्टिक एसिड, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड इंक्रीजेज इन दी अबव ऑर्डर। जिस ऑर्डर में दिया है, कह रहे हैं ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है, उससे कम ट्राइक्लोरो का बता रहे हैं और सबसे कम एस्टिक एसिड का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। क्यों है ये बताना है। हमें ये देखना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा जिसके केस में डिसोशिएशन ज़्यादा हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा। सेम क्वांटिटी सारे डाल रहे हैं, ये कह रहे हैं ना सेम अमाउंट, ये तीनों जो डाले गए हैं इन दी सेम अमाउंट है। बट अगर सेम अमाउंट हैं बट पार्टिकल्स अगर अलग अलग बनेंगे तो ही तो उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आएगा। अगर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, सब में सब नंबर ऑफ मोल्स हों या तो, और डिसोशिएट ना करें तो क्या होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सेम होते तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होती, बट इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा आ रही है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। इसके अंदर आयंस ज़्यादा बनेंगे, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लोरीन लगी है। फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन, तो इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को ये ज़्यादा डिलोकलाइज करेगा, तो इट विल बी ए स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये ज़्यादा डिसोशिएट करेगा, इट विल डिसोशिएट मोर, इट विल डिसोशिएट मोर। जब ये ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो जब नंबर ऑफ आयंस जिसमें ज़्यादा होंगे उसकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होंगी, तो इसकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा। अब यहाँ क्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्रॉम हाइड्रोजन, तो ये भी नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेगा। इसमें तो हाइड्रोजन है, ये नहीं कर पाएगा इतना, ये ज़्यादा डीलोकलाइज करेगा, तो लेफ्ट ओवर पार्ट विल बी मोर स्टेबल। देयरफॉर इससे थोड़ा ज़्यादा एसिडिक ये है, इससे थोड़ा ज़्यादा एसिडिक ये है, तो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतने ज़्यादा H+ आयंस रिलीज़ करेगा, उतना ज़्यादा आयंस बनेंगे, उतनी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो उसकी वजह से इसकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड का, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत से क्वेश्चंस इसके NCERT के अब करा दिए, कंसेप्चुअल भी और न्यूमेरिकल भी। 3 मैंने वीडियोस बना दिए, इनमें अलग अलग न्यूमेरिकल्स कराए हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इस चैप्टर की, बिल्कुल सॉल्यूशन चैप्टर की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। इससे आप अब इसको करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।